प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीपी इंद्राल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखड़ कठुआ। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 कक्षा 12वीं के अंतर्गत द्विवेदी युग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना हे कवित्ते से द्विवेदी युग का आरंभ माना है, जो सन 1900 में प्रकाशित हुई। हे कवित्ते 1900 से लेकर 1918 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के अन्य कवियों में मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। श्रीधर पाठक, रूप नारायण पांडे इत्यादि नाम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में काव्य मंजूषा और गंगा लहरी 2 किताबें लिखी, लेकिन काव्य रचनाओं के अतिरिक्त जिससे ज्यादा प्रसिद्धि हुई वो ये थी कि सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इस पत्रिका के माध्यम से उस युग के जो कवि थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। उनको अपनी कविताएं लिखकर किसी पत्रिका में भेजने का एक साधन मिला। तो उस समय के जितने भी अन्य कवि थे वो सभी सरस्वती पत्रिका में अपनी कविताएं भेजते थे और प्रसाद जी उनको प्रकाशित करते थे। इसके अतिरिक्त दूसरा नाम जो आता है वो है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों मिली है? क्योंकि गुप्त जी ने सभी धर्मों से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं, चाहे हिंदू हो, वैदिक संस्कृति, महाभारत युग, रामायण युग, सिख संस्कृति, बौद्ध संस्कृति इत्यादि सभी से संबंधित कोई ना कोई ग्रंथ लिखा है। जैसे सिख संस्कृति से संबंधित उन्होंने गुरुकुल की रचना की है, बौद्ध संस्कृति से संबंधित उन्होंने यशोधरा लिखा है, जहां तक कि रामायण युग से संबंधित साकेत, पंचवटी, महाभारत से संबंधित इत्यादि। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि गुप्त जी ने सभी धर्मों को एक साथ एक जैसा सम्मान अधिकार दिया है, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश प्रेम की भी किताबें लिखी हैं, जिनमें भारतवासी और किसान प्रमुख रचनाएं हैं। तो गुप्त जी के बाद राम नरेश त्रिपाठी जी ने कश्मीर सूचना जैसी कविताएं लिखी हैं और उसके बाद नाम आता है श्रीधर पाठक।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? ये इसलिए कि द्वितीय युग से पहले जितने भी युग थे आपने उसमें ब्रज भाषा पढ़ी थी। और आपको याद होगा कि भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने एक सपना लिया था कि हमारी एक अपनी निज भाषा होनी चाहिए, और उस सपने को साकार किया श्रीधर पाठक ने अपनी कविता गुणवंत हेमंत लिखकर। प्यारे बच्चों, ये खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता थी, और यही कारण है कि खड़ी बोली हिंदी के सिरदर जो हैं पाठक, वो पहले कवि माने जाते हैं। इसके पहले जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी वो ब्रज थी, अवधि थी, अपभ्रंश थी, या फिर अनेक जिन्हें हम क्षेत्रीय भाषाएं कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी अपनी भाषा जिसे हम आज हिंदी बोलते हैं, वो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के जनक जो थे वो श्रीधर पाठक थे। इसलिए अगर हिंदी कि हम पहले कवि श्रीधर पाठक को मानते हैं तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी हिंदी की कुल आयु जो है वो 120 साल हुई। 1900 में खड़ी बोली आती है और आज 2020 है। तो जय श्रीधर पाठक, और इसके बाद नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली की नींव रखी, तो हरिओर जी ने उस पर एक बहुत बड़ा महाकाव्य ही लिख दिया जिसका नाम है प्रिय प्रवास। महाकाव्य हरिओर। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये तो संक्षिप्त परिचय था द्वितीय युग के कवियों का। इसके बाद हम इसके प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। द्वितीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहली है देश भक्ति, दूसरी है सत्संगता, तीसरी है नारी के प्रति दृष्टिकोण, चौथी है प्रकृति चित्रण, पांचवी है प्रकृति चित्रण, पांचवी है इतिवृत्तात्मक शैली, और छठी कला पक्ष। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय युग का समय 1900 में भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, गुलाम था। उस समय सबसे बड़ी मांग थी देश प्रेम की भावना युवाओं में पैदा करना। तो इसी भावना को लेकर आप द्वितीय युग से पहले जितनी भी कविताएं पढ़ते हैं, कहीं भी देश प्रेम की भावनाओं की कविताएं बहुत ही कम मिलती हैं। लेकिन द्वितीय युग के कवियों ने इस तरफ पहली बार लेखकों का या कवियों का ध्यान आकर्षित किया। तो
देश प्रेम की भावना को लेकर गुप्त जी ने भारत भारती लिखी, किसान लिखी। इसी प्रकार कई कवियों ने बहुत सारी कविताएं देश प्रेम से संबंधित लिखी। रूप नारायण पांडे जी कहते हैं, स्वर्ग भूमि है पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है पुण्य भूमि है देश जही। हाँ, पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्मभूमि है देश जही, इससे बढ़कर जहां ऐसी ही दुनिया में है जगह कहीं। तो दूसरी है स्वच्छंदतावाद। प्राचीन रूढ़ियों को न अपनाकर नए दृष्टिकोण को अपनाना ही स्वच्छंदतावाद कहलाता है। द्वितीय युग के कवियों में राम नरेश त्रिपाठी और सिरदर पाठक ने स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति को अपनाया है। तीसरी प्रमुख विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। प्यारे बच्चों, द्वितीय से पहले जितने भी कवि हुए उन्होंने नारी के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी किताब में नारी की जो विशेषता थी, तारीफ थी, प्रशंसा थी, वो कहीं नहीं की गई। उसे भोग विलास की वस्तु समझा गया। उसके मान सम्मान, उसकी त्याग भावना, बलिदान इत्यादि के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो द्वितीय युग के कवियों ने नारी को ममता, दया, बलिदान की मूर्ति माना है। उन्होंने कहा कि जो नारी थी, भारतीय नारी, वो सदियों से उपेक्षित थी। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि साकेत की उर्मिला, साकेत में रामायण की कथा है। आज तक आपने कई बार जो थी राम का तो वर्णन पढ़ा, लेकिन कहीं भी किसी ने भी उर्मिला के बारे में दो शब्द नहीं लिखे। तो इसी चीज को लेकर गुप्त जी ने साकेत की रचना की और उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। और वो सीधे प्रश्न करती है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, उसमें मेरा क्या दोष था, है ना। तो वो कहती है कि प्रिय जीवे जगहित, यह चाहे ना आवे। ये प्रिय प्रवास की आराधा कहती है। उर्मिला भी यही कहती है। कहा उर्मिला ने, हे प्रिय तू प्रिय पथ का बिगड़ना बन। इसी प्रकार यशोधरा की यशोधरा महाकाव्य की यशोधरा कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो कुल मिलाकर नारी के प्रति जो सम्मान था वो द्वितीय युग के कवियों ने दिया। तभी तो गुप्त जी कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। प्रकृति चित्रण, द्वितीय युग की कुछ कविताओं में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण मिलता है। जैसे राम नरेश त्रिपाठी की कश्मीर सुषमा, मैथुसूदन गुप्त की साकेत पंचपट्टी, उदय सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास इत्यादि रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। पंचपट्टी का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपने कई बार पढ़ा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इन पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है? प्रकृति का। इतिवृत्तात्मक शैली। प्यारे बच्चों, इस युग के में नैतिकता की प्रधानता थी, इसलिए कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया। इसके द्वारा नैतिकता का प्रचार किया गया। कई पौराणिक कथाओं को कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे साकेत पुरानी कथा थी, उसी को इन्होंने नए दृष्टिकोण में, अब साकेत के माध्यम से द्वितीय युग के कवियों का तात्पर्य रामायण की कथा को व्याख्यान नहीं करना है, बल्कि उसको एक नया दृष्टिकोण देकर, वो कौन सा दृष्टिकोण था? नारी की मुसीबतों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। कला पक्ष, कला पक्ष में सबसे बड़ी बात जो थी वो है भाषा।
द्विवेदी युग की सबसे बड़ी देन जो है वो है खड़ी बोली हिंदी। कुछ कवियों ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो हमारी हिंदी थी खड़ी बोली, उसकी नींव सिरदर पाठक रख चुके थे। शैली के रूप में इन्होंने प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है, इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया है। साकेत की निर्मला उर्मिला जो है वो क्या है, वो भारतीय नारी की प्रतीक है। यशोधरा की यशोधरा क्या है, वो उन भारतीय नारियों की प्रतीक है जिनका पति उन्हें छोड़कर कहीं सीमा में युद्ध लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है इत्यादि। रस, इस युग के कवियों में कहीं कहीं वीर रस की मिलता है, जैसे गुप्त जी की भारतवार्ती में श्रृंगार रस भी मिलता है। और श्रृंगार का जो है दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग पक्ष में यशोधरा का वृह वर्णन आप देख सकते हैं, या फिर उर्मिला का वृह वर्णन। तो जो संयोग श्रृंगार था उसके अतिरिक्त वियोग श्रृंगार का वर्णन इन्होंने ज्यादा किया है। काव्य रूप, काव्य रूपों में इन्होंने मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य दोनों लिखे हैं। प्रबंध काव्य में प्रिय प्रवास महाकाव्य को ले सकते हैं हम, साकेत को ले सकते हैं, यशोधरा महाकाव्य को ले सकते हैं, और मुक्त काव्य में कश्मीर सुषमा राम नरेंद्र त्रिपाठी की रचना को ले सकते हैं। इस प्रकार इन सभी कवियों ने द्विवेदी युग को 4 चांद लगाए। तो द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आता है, क्या है उसका नाम, कैसे उसमें परिवर्तित आया, कौन थे उसके पहले कवि, ये सब देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।